हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट एलएसएस चार्जेस। क्या आपको पता है इसके बारे में? एक्चुअली हाल ही में मैं एक शिपमेंट को इंपोर्ट कर रहा था, जिसमें जो फ्रेट फॉरवर्डर थी उन्होंने मुझसे डिमांड की एलएसएस चार्जेस की। तो इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। इसके पहले ये कभी भी कोई भी फ्रेट फॉरवर्डर या कोई भी शिपिंग लाइन मुझसे ये चीज नहीं मांगी थी। ये जो शिपमेंट था वो इंपोर्ट हो रहा था ताइवान से। तो आज मैं आपके साथ अपना जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करूंगा। आपको डिटेल से बताऊंगा कि एलएसएस चार्जेस एक्चुअल में है क्या, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, ये कहां से स्टार्ट हुआ, और ये सबसे बड़ी चीज कितना लगता है, कितना एलएसएस चार्जेस लगता है, और उससे भी बड़ी चीज उसको कौन पे करेगा, इंपोर्टर पे करेगा या एक्सपोर्टर पे करेगा, कोई में से एक पे करेगा या कि शिपिंग लाइन खुद ही उसको बेयर कर देगी। तो उसको मैं थोड़ा डिटेल से चलूंगा जिससे आपको इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल मिल सके। तो चलते अपनी पहली स्लाइड पर। तो एलएसएस के लिए थोड़ा हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा, ये आई कहाँ से। तो सपोज कीजिए ये जो है सर है, ये एक्सपोर्टर है, और ये जो मैम है वो इंपोर्टर है। किसी भी कंट्री की बात हो रही है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये कहीं के लिए भी, ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो शिपमेंट है ये यहाँ से डिस्पैच होता है, फिर ये डॉक तक पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये यहाँ से शिप में लोड होता है, शिप में लोड होने के बाद ये इसकी कंट्री तक पहुंचता है और ये यहाँ तक पहुंच जाता है। तो इसमें आपको एक चीज पता होना चाहिए, जब शिपमेंट मूव हो रहा है यानी कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो चाहे ट्रक से हो, वो चाहे शिप से हो, तो उसके अंदर एक बहुत ही कॉमन चीज लगती है जो कि फ्यूल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना फ्यूल के आज के टाइम पे कुछ भी पॉसिबल नहीं ना। तो फ्यूल लगती है। फ्यूल से प्रॉब्लम क्या होता है, आप देखोगे तो फ्यूल से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इसीलिए आजकल आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह भी देखोगे। खैर, तो फ्यूल्स के से जो पोल्यूशन हो रहा है, और हर कंट्री क्या कर रही, ग्रीन पे काम कर रही कि कम से कम हम जो है पोल्यूट करें, क्योंकि क्या है, पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इशू हो रही, बहुत सा इशू हो रहा है। तो इस पोल्यूशन के कारण आप देख सकते हो जो पेड़ वगैरह हैं सूख जा रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है, टाइमिंग सब चेंज होती जा रही है। तो हर पॉइंट पे, छोटी छोटी जगह से लेके बड़ी बड़ी पॉइंट तक, हर कंपनी में, हर गवर्नमेंट इस पे नए नए रूल बनाती है, इस पे रिसर्च करती है। तो उन्होंने क्या किया, फ्यूल पे रिसर्च किया कि एक्चुअल में क्या हम इसको किस तरीके से ये जो पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज, आप फ्यूल यूज करना बंद कर दो। तो फ्यूल के बिना आज के टाइम में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो हम फ्यूल को डायरेक्टली बंद नहीं कर सकते, धीरे धीरे चेंज कर सकते, पर बंद नहीं कर सकते। तो इस पे काफी रिसर्च हुई कि ऐसा हो कि फ्यूल चलता भी रहे और पोल्यूशन कम से कम हो। तो इस रिसर्च में एक रिपोर्ट सामने आई इनकी कि जो फ्यूल होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट 3.5% सल्फर होता है। क्या था, 3.5% सल्फर होता है। तो ये जो सल्फर है ये ज्यादा खतरनाक है। अगर हम इसकी जो 3.5% सल्फर की मात्रा है वो कम कर दें, तो अगर हम कम कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो पोल्यूशन है कुछ हद तक कम होगा। तो उन्होंने कहा कि 3.5% अभी करेंट में है, आप एक काम करें 0.5% या 1% के अंदर रखें तो बेहतर होगा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट शेयर कर दी आईएमओ को, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप शिपिंग लाइन में देखोगे तो यही पूरी तरीके से जो रूल बनता है, इंटरनेशनल वर्क करता है, यही बनाती है। उन्होंने कहा ठीक है, अब आप क्या करोगे, एलएसएस चार्जेस देना पड़ेगा। अब एलएसएस चार्जेस क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि जब देखिए जो सल्फर का जो 3.5% था उसे अगर कम करके उसे कम किया जाएगा, तो जो ऑब्वियस सी बात है, जो फ्यूल है वो ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो वो फ्यूल क्या हो जाता था, वो और ज्यादा महंगा हो जाता था। इसीलिए तो आप देखोगे जो एलएसएस का फुल फॉर्म होता है लो सल्फर सरचार्ज, इसे कुछ कंट्री में एनबीएस भी कहते हैं। ये सिमिलर ही है, आप समझो। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होना कि जैसे फ्यूल सरचार्ज होता है वो अलग होता है, वो शिपिंग लाइन लेती है, अगर ट्रांसपोर्ट से जाएगा, कुरियर से जाएगा, तो वो फ्यूल सरचार्ज अलग लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फर को कम करने का सरचार्ज लग रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं लो सल्फर सरचार्ज। अब आप, इन्होंने कह दिया आईएमओ ने, ठीक है कोई नहीं, अब जो भी शिपमेंट 1 जनवरी 2020 के बाद मूव करेगा उसमें ये भी कॉस्ट को ऐड कर लिया जाएगा, और ये कॉस्ट पैकेज की तरह ही रहेगा। जो शिपिंग लाइन को अगर आप पे करोगे तो वो उसके स्पेशली पैकेज में जितना भी कॉस्ट रहेगा उसमें जोड़ देंगे। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एलएसएस आया कहाँ से, एनबीएस आया कहाँ से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट।
अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो चार्जेस है वो आप देख रहे हो एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है, फ्यूल सरचार्ज के अलावा बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्टर का क्या कहना है, इंपोर्टर का क्या कहना है, ये भी देखेंगे। ये कहते हैं कि ये जो चार्जेस है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस है, वो इंपोर्टर से मांगो, आप मेरे से मत मांगो। पर इंपोर्टर कहता है भाई आप एक्सपोर्टर से मांगो। कुछ कंडीशन में ये भी हो गया कि ऐसा है आप शिपिंग लाइन से कहो एब्जॉर्ब करें। लेकिन अगर आपको पता होगा अल्टीमेटली जितना भी कॉस्ट होता है, आप ट्रेवल शिपिंग लाइन क्या है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो वो तो अपने पास से तो कोई खर्चा बेयर नहीं करेगी। अल्टीमेटली आप नॉर्मली कंडीशन में देखते हैं जो बायर होता है वही सारा बेयर करता है। पर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका भी कहना सही है कि क्या मैं ग्रीनरी के लिए खाली मैं ही जिम्मेदार हूँ, अगर पोल्यूशन हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरी ही है। ऐसा होना चाहिए कुछ कंडीशन में एक्सपोर्टर बेयर कर ले, कुछ कंडीशन में मैं बेयर कर लूँ, तो दोनों में एक बैलेंस बना रहे। इस बीच आया आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैंने आईसीसी आईएमओ जिसका नाम ले रहा हूँ सब पे वीडियो बनाए रखी है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। मैं उस पर डिटेल से मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। अब इन्होंने एक, आप इतना समझो, एक टेबल बना दी। क्या बना दी? एक टेबल बना दी। उसमें इन्होंने एक पूरा रूल बना दिया कि कुछ कंडीशन में जो फला फला कंडीशन में जो ये चार्जेस है वो एक्सपोर्टर बेयर करेगा, फला फला कंडीशन में इंपोर्टर बेयर करेगा, जिससे क्या हो जाए जो ट्रांजेक्शन है वो स्मूथली मूवमेंट कर सके और कोई भी इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन है उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चार्जेस कितना लगेगा। देखिए चार्जेस क्या होता है वो डिपेंड करता है कंट्री, हर कंट्री का जो मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो जो कॉस्ट है वो बदलता रहता है, तो उसको बता पाना मुश्किल नहीं ना। वो प्रोडक्ट वाइज भी कभी कभी चेंज हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है कंट्री का। ठीक है। तो अब मेरे कंडीशन में क्या हो गया था, मैं ताइवान से कर रहा था और जो डिलीवरी टाइम था वो एफओबी था। उसमें फ्रेट फॉरवर्डर ने जो मुझसे डिमांड की थी वो कहा था 5 यूएसडी पर सीबीएम लगेगा। कितना लगेगा? 5 यूएसडी पर सीबीएम। अब सीबीएम क्या होता है? क्यूबिक मीटर, यानी कि आप ऐसे समझ के चलो 1000 किलो पे 5 यूएसडी पे करना पड़ेगा। पर एफओबी था, तो एफओबी के केस में क्या होता है, जो कि शिपर होता है यानी कि जो एक्सपोर्टर होता है वो बेयर करता है। मैं तो यहाँ पर इंपोर्टर था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं बेयर करेंगे। अब नहीं बेयर करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो गया, मेरे को ही बेयर करना पड़ा, हमारी कंपनी को बेयर करना पड़ा, तो हमने बेयर किया। ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझाने के लिए आप टेबल देख सकते हो, ये इनको टर्म्स का है। ये सारा इनको टर्म मैंने समझाया हुआ है, तो मैं सब पे डिटेल्स नहीं जाऊंगा। एक्स वर्क्स है, एफ सी है, एफ एस है, एफ ओ बी है, तो इसमें और यहाँ पर क्या है, डिटेल्स है किस कंडीशन में क्या होगा। इसके अलावा और भी हो सकती थी, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी मेन मेन थी वो मैंने ले ली। अब सबसे पहले पैकेजिंग की बात करेंगे। अब एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में अगर डिलीवरी टर्म एक्स वर्क्स है, तो एक्स वर्क्स है तो जित उस कंडीशन में जो क्या नाम है, ये पैकेजिंग का कॉस्ट कौन झेलेगा? वो एक्सपोर्टर झेलेगा। एफसीए रहेगा उसमें भी एक्सपोर्टर झेलेगा। तो आप देख सकते हो पैकेजिंग का कॉस्ट में जितने भी कोई भी डिलीवरी टर्म है, पैकेजिंग में अगर कोई भी एलएसएस कॉस्ट आता है वो एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी है। दूसरा आता है लोडिंग। अब एक्स वर्स के बाद शिपर की जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाती है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर जो एलएसएस का कॉस्ट है वो बेयर करेगा कौन? इंपोर्टर, यानी कि जो बायर है, जो खरीद रहा है। बाकी और सारी कंडीशन में आप देखोगे, चाहे वो एफसी हो, एफओबी हो, वो सारी कंडीशन में जो वेयर हाउस से लोडिंग होगी वहां पे वो एक्सपोर्टर की, जो सेल कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद आता है प्री कैरिज। अब प्री कैरिज यानी कि वहां से मूवमेंट होके समझ लो आप कस्टम तक जाएगा, उसको कहते हैं प्री कैरिज। तो प्री कैरिज के लिए आप देखोगे तो एक्स वर्क में इंपोर्टर की ही जिम्मेदारी थी, बाकी सब में फिर से उसी तरीके से एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी होगी, डिलीवरी टाइम्स कुछ भी हो। उसके बाद आता है जो कि वहां पे क्लियरेंस हो रहा है, तो एक्स वर्क है, क्लियरेंस किसको कराना पड़ेगा? इंपोर्टर को कराना पड़ेगा वहां का, तो इंपोर्टर की जिम्मेदारी हो जाएगी। बाकी एफसीए करके दे देगा, वो सारी कंडीशन में जो भी एलएसएस चार्जेस आएगा वहां तक पहुंचाने में, उसका भी कॉस्ट कौन बनेगा? एक्सपोर्टर बनेगा। अब यहां से आपको समझना होगा हैंडलिंग। अब अगर डिस्पैच हैंडलिंग ये कर रहा है, तो एक्स वर्क में आप देख सकते हो इंपोर्टर की जिम्मेदारी है, एफसीएम इंपोर्टर की जिम्मेदारी होगी, एफएसएस में इसकी जिम्मेदारी होगी, बाकी एफओबी में इसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। देखिए यहाँ पे एफओबी है तो एफओबी में नहीं होगी, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे बेयर करना पड़ा था, लेकिन वो मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद आप देखोगे अगर कंट्री में डिस्पैच करने की जिम्मेदारी होगी फिर भी आप एफओबी का लोगे, तो इसी में ज्यादातर कंफ्यूजन होती है। तो इन चारों में क्या है, इंपोर्टर बेयर करेगा और बाकी सीएफआर वगैरह जो है उसमें कंडीशन में एक्सपोर्टर बेयर करेगा। बाकी यहाँ पे एफओबी दोनों में आ जाए, इसी में डिस्प्यूट है कि डिपार्चर हैंडलिंग हम झेलेंगे और डिस्पैच कंट्री से हम झेलेंगे।
उसके बाद क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, कस्टम क्लियरेंस इंपोर्टर की कंट्री में आ गया। अब यहाँ पर आप देखोगे इतना से लेके कोई भी डिलीवरी टर्म हो, यहाँ पर सारा ही जो कॉस्ट है वो, जो भी एलएसएस अगर कोई कॉस्ट आता है वो कौन बेयर करेगा, इंपोर्टर करेगा। और लास्ट में अगर डीडीपी है तो डीडीपी में एक्सपोर्टर की होगी, तो डीडीपी में सारे एक्सपोर्टर की होती है। उसके बाद क्लियरेंस होने के बाद उसके वहां से डिस्पैच होने का जो भी कॉस्ट होगा वो सारा ही इंपोर्टर का होगा, बाकी डीडीपी में हमेशा एक्सपोर्टर का होता है। और लास्ट में जो उसके फैक्ट्री में अनलोडिंग होगी उसका भी सारा कॉस्ट जो है इंपोर्टर का होगा, जो भी एलएसएस कॉस्ट होगा, और ये इनके आखिरी में होगा। तो ये इस तरीके से टेबल वर्क करता है। होप आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस पर जल्द से जल्द रिवर्ट करने की। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।